जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को रोज़ाना कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि सर आप 6 टू 10th तक एनसीईआरटी को पूरा कवर कीजिए और आप चैप्टर बाय चैप्टर कवर कीजिए, एक एक चैप्टर को करवाइए और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना रखिए, वीडियो 10 से 15 मिनट का रखिए और एक चैप्टर या 2 चैप्टर उसमें लीजिए। तो आज हम लोग जो प्रारंभ करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी को प्रारंभ करने वाले हैं और जो हम लोगों का चैप्टर रहने वाला है, अध्याय 1 रहने वाला है और भोजन के प्रमुख घटक के बारे में बात करने वाले हैं। आप कहेंगे सर ये तो हमें सब आता है, लेकिन इसमें भी एनसीईआरटी की क्लास 6 के पहले चैप्टर में भी हम आपको ऐसी चीज़ दिखा देंगे जो आपको वास्तव में अभी तक नहीं पता होगी। और एनसीईआरटी पढ़ने का खासियत ये है, जब आप 6 की पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो हमको सब आता है, 7th की पढ़ेंगे, 8th की पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलते रहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपका एक जो बेस है वो एकदम तैयार होने वाला है। क्योंकि इसी तरीके से मैंने भी TRE 3 में सफलता हासिल की है और वही नोट्स आपको पूरा कराने वाले हैं। तो देखेंगे एनसीईआरटी पढ़ने का जो नया तरीका है और किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं उसके भी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हम क्लास 6 के पहले चैप्टर को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास 6 के पहले चैप्टर को देखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं, जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें दिया हुआ था भोजन ये कहाँ से आता है, पहला चैप्टर, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है भोजन के घटक के बारे में बात किया है। तो इन दोनों चैप्टर को मैंने एक चैप्टर में कर लिया है, पुरानी और नई एनसीईआरटी को मिला लिया है। परेशान न होइए, सारे चैप्टर कराए जाएंगे। तो इसमें दूसरा चैप्टर है पुरानी एनसीईआरटी में, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये क्या है, पहला चैप्टर है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। अब बात कर लेंगे जो भोजन के घटक है, भोजन में क्या क्या पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे पहले बात कर लें कार्बोहाइड्रेट, और क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, विटामिन पाया जाता है जो हमसे रोगों से लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, खनिज तत्व पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, रुक्षांश या रेशे या फाइबर पाया जाता है। अगर संतुलित आहार की बात कर लें कि संतुलित आहार किसे कहते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो बात कर लें प्रमुख पोषक तत्व या संतुलित आहार के बारे में, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन आता है और खनिज लवण आता है और रुक्षांश भी इसी में आता है। रुक्षांश से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन इसको संतुलित आहार में रखा जाता है और प्रमुख पोषक तत्व में भी इसको रखा जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब आप कहेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी में सर हमको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो इंपॉर्टेंट यहाँ से देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर बात कर लें क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रमुख परीक्षण मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं उनका प्रमुख परीक्षण, जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका प्रमुख परीक्षण किस प्रकार से करना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले कि कौन सी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट आप किस तरीके से पहचानेंगे, तो वो इस तरीके से क्लास 6 की एनसीईआरटी में 3 प्रकार के परीक्षण के बारे में बात किया गया है। जैसे पहला परीक्षण है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, दूसरा है प्रोटीन का परीक्षण और तीसरा है वसा का परीक्षण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये पूछ लिया गया तो निश्चित रूप से आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अगर परीक्षण की बात कर लें या मंड के परीक्षण की बात कर लें, तो इसमें तनु आयोडीन का विलयन जब डाला जाता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने आलू ले लिया, आलू में जैसे आप तनु आयोडीन का विलयन डालेंगे वैसे ही इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर काला और नीला हो जाएगा, इसका कलर काला और नीला हो जाएगा, काला और क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। किसी भी चीज़ में आप डालेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा उसमें अगर आपने तनु आयोडीन का विलयन डाल दिया तो ये समझ लीजिए वो काला और नीला हो जाएगा। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपको याद रखनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रोटीन के परीक्षण की बात कर लेंगे कि किसमें किसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें कास्टिक सोडा NaOH और कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन अगर डाल देते हैं तो वो बैगनी हो जाता है, वो उसका रंग कैसा हो जाता है, बैगनी हो जाता है। अब वसा का परीक्षण अगर करेंगे तो कोई कागज़ लीजिए और कोई ऐसी चीज़ लीजिए जिसमें तेल पाया जाता है और उसको उसमें रख कर गुड़मुड़ा दीजिए कस के। अगर
कागज़ में तेल के धब्बे आ जाएं तो समझ लीजिए आप इसमें वसा पाया जाता है। तो वसा का परिचय बहुत ज़्यादा सरल है। क्या है? कागज़ पर तेल का धब्बा दिखाई देना। अगर कागज़ पर तेल का धब्बा दिखाई दे रहा है उस चीज़ को उसमें मोड़ने से या गुड़मुड़ाने से, तो ये मान लीजिए कि वसा उसमें पाई जा रही है। अब बच्चों को कार्बोहाइड्रेट के तो बारे में पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो बात कर ले कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कहाँ कहाँ से मिलता है? गेहूं में मिलता है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? चावल से प्राप्त होता है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट। बाजरा हो गया आपका, आलू हो गया, आलू में भी पाया जाता है, गन्ने में भी पाया जाता है, आम में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है और शकरकंद में पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा कितनी मिलती है, कितनी मिलती है? तो बात करने वाले जैसे आप कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम लें, 1 ग्राम अणु लें कार्बोहाइड्रेट का और उसको जलाएं। उसको जलाने के बाद आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलने वाली है। और इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है बहुत अधिक होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। और उसके बाद बात कर लें वसा के अगर स्रोत की बात कर लें तो इसमें घी आ जाता है, दूध आ जाता है, मक्खन आ जाता है, अंडा, मांस हो गया, मछली हो गया, मूंगफली हो गया और तिल। ये सब क्या है? वसा के प्रमुख स्रोत हैं। 1 ग्राम अगर वसा को अगर आप जलाते हैं तो आपको 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो अगर मानव शरीर को पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन पूछा जाए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्राप्त होती है मानव शरीर को तो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो बात कर लेंगे वसा से। कितनी? 9.2 किलो कैलोरी। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा की बात कर लें तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यही कारण है कि मानव शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से अधिक प्राप्त होती है और अगर ऊर्जा की बात कर लेंगे सबसे ज़्यादा तो वसा से प्राप्त होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम ज़्यादा होने की वजह से। अब आप कहेंगे प्रोटीन के बारे में बात कर ले, प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? प्रोटीन के बारे में बात कर लेंगे तो सोयाबीन, 43% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। उसके बाद मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जो जितनी भी दलहन वाली फसलें उसमें सब में क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, मछली हो गई। और ये क्या है? एक वृद्धिवर्धक क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? कोशिकाओं की मरम्मत करता है। कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन हम लोग खाते हैं। अब नोट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्या? यहीं से क्वेश्चन बनेगा। रुक्षांश या फाइबर किसे कहा जाता है? रुक्षांश या फाइबर किसे कहा जाता है? हमारे खाने में रुक्षांश की प्राप्ति पादप से होती है। जो हम लोग खाते हैं उसमें रुक्षांश की प्राप्ति क्या होती है? पादप से होती है। एग्जाम्पल सुन लें, साबुत खाद्यान्न जैसे दाल हो गई, आलू हो गया, ताज़े फल हो गए, सब्जियां हो गई। रुक्षांश में हमें कोई पोषक पदार्थ नहीं प्राप्त होता। रुक्षांश से हमें क्या है? कोई भी पोषक पदार्थ नहीं होता, फिर भी ये संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं, पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को, जो भोजन नहीं पचता, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। क्या करता है? रुक्षांश। अच्छा, अब आप बात कर लें जैसे विटामिन। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। अगर जल में घुलनशील की बात कर लें तो बी और सी, इसको आप ऐसे याद कर रख सकते हैं। डब्ल्यू से हो गया वाटर और बी सी मतलब घुलनशील, तो डब्ल्यू बी सी। तो इसको जल में कौन कौन से घुलनशील हैं? डब्ल्यू बी सी, मतलब डब्ल्यू मतलब वाटर और बी और सी विटामिन घुलनशील। इसमें क्या है? ए डी ई के, ये 4 विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील है। जैसे ये पानी है, पानी में जैसे ही आप BC मिलाएंगे तो ये घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन वसा में जैसे ही आप ADE मिलाएंगे तो ये भी घुल जाएगा, लेकिन इसको पानी में मिलाएंगे तो ये नहीं घुलेगा, ऊपर दिखाई देगा। आप बात कर लेते हैं, जैसे मम्मी
और मम्मी और कोई भी जो सब्जियां बनाता है या भोजन बनाता है तो उसको सबसे पहले सब्जियों को अच्छे से धोना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। क्यों? कारण सुनिए, यहाँ से सीधे सीधे कथन निष्कर्ष में आ जाता है। सब्जियों को पहले धुल कर फिर काटना चाहिए। काटने के बाद उसमें पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप धुलेंगे तो पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे और इसमें विटामिन बी और सी भी क्या है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन होता है और गर्म करने पर भी विटामिन बी सी नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर भी क्या है, विटामिन बी सी नष्ट हो जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ जो एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में प्रमुख प्रोटीन और विटामिन के बारे में बात किया है उतने हम लोग कवर कर लेते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी में जितने भी विटामिन्स की बात करी गई है, सारे विटामिन्स की रासायनिक नाम और प्रमुख स्रोत के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाला है, या तो रासायनिक नाम से या उसके प्रमुख स्रोत से। विटामिन ए की अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। अब प्रमुख स्रोत के बारे में बात कर लें, गाजर हो गया, आलू हो गया, अंडा हो गई, मछली हो गया, आम हो गया और लाल मिर्च, लाल शिमला मिर्च इसमें भी पाया जाता है। विटामिन बी की बात कर लें तो थायमिन। विटामिन बी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, लेकिन जो क्लास 6 की एनसीईआरटी उसमें केवल विटामिन बी का जिक्र किया गया है। ये क्या है? अनाज से मिलता है। अंडा हो गया, दूध हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया और सूखा मेवा। अगर बात कर ले विटामिन सी तो स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड, ये सभी खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है और आंवले में प्रचुर मात्रा में, आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए क्या है? गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे और देख लेते हैं। विटामिन डी की बात कर लें तो कैल्सोफेरॉल, ये क्या? दूध तथा दूध से बनी हुई वस्तुएं और धूप से प्राप्त होता है। इसी को ही हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। अगर विटामिन ई की बात कर ले तो टोकोफेरॉल बादाम से प्राप्त होता है, मूंगफली से प्राप्त होता है, सूरजमुखी से प्राप्त होता है, पालक से प्राप्त होता है और सलजम से प्राप्त होता है और अंकुरित अनाज से भी ये प्राप्त होता है। और आगे देख लेंगे हम लोग, लास्ट विटामिन है विटामिन के। फ्लोकोनोनिन कहा जाता है। पत्तेदार सब्जियां, गोभी हो गई, पालक हो गई और सलजम हो गया। तो आपको ये 5 से 6 विटामिन के नाम, रासायनिक नाम और प्रमुख स्रोत आपको याद रखने हैं। इसको याद रखने की एक ट्रिक और है, रथ पर एक ट्रॉफी। ये भी याद, रा से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा, था से क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा और रा से क्या हो जाएगा? स्कर्बी हो जाएगा और का से हो जाएगा? कैल्सोफेरॉल हो जाएगा, टा से टोकोफेरॉल हो जाएगा और फा से फ्लोकोनोनिन हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 1 है यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पेपर में बनने वाले हर एक प्रश्न को आप कर पाने वाले हैं। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। निरंतर ऐसे ही क्लास आपके लिए आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।